जी रुकिए, रामकुमार पाल जी, डिटेल होने की आवश्यकता नहीं है। उनका सीधा सवाल आपसे ये है कि जब घुसपैठियों की पहचान सबसे पहले अगर कहीं पर हुई है तो वो असम में हुई है, तो जब आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं हुए हैं? सीधा सा सवाल है उनका। उसी में तो हम सहकार मांगते हैं राहुल लाल जी से, और हमारे भारतीय मुसलमानों से सहायता मांगते हैं। ये कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री जैसा हिटलरशाही नहीं है कि जिसको भी निकाल दिया। उसकी जांच होगी, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। वो है हकीकत में, तो उसको निकाला जाना चाहिए। उन्हीं लोगों को वोट मिलता है, हमें तो यही लग रहा है। आप लोगों की नहीं राहुल लाल जी, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि पहचान होने के बाद आखिरकार हुआ क्या? कोर्ट में पूरा केस चला गया, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो 6A है उसकी वैधानिकता को बरकरार रखा जाएगा और उसके बाद फिर से पहचान की जाएगी। तो क्रॉस चेकिंग तो हो रही है। देखिए, एक पूरे मामले में एक गर्भवती महिला को जब बाहर किया गया था इसी पूरे मुद्दे को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के, तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहले उस महिला को आप वापस लेकर के आइए, मानव अधिकारों की बात है, मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, उसके बाद ये तय होगा कि वो घुसपैठिया है या नहीं है। तो अभी फिर से वो पूरी मामला जो है, वो पूरी प्रक्रिया है, वो चल रही है। अब इमरान खोखर जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये पूरा विवाद किस चीज का है? घुसपैठियों को लेकर के है या फिर मियां शब्द को लेकर के है? आदरणीय पैनल को मेरा आदाब अर्ज है। आप उन्हीं वैसे हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रही हैं जो श्रद्धा चिटफंड के अंदर आरोपी रहे हैं, या उन्हीं हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रही हैं जो कांग्रेस के अंदर मुसलमानों के इफ्तार पार्टियों में टोपी लगाकर बोटियां तोड़ने जाते थे, या उन्हीं हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रही हैं जो एनआरसी होने के पहले तक बड़ी बड़ी बातें करते थे जब तक उसके अंदर हिंदू और मुसलमानों का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ कि 19 लाख में से कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं। देखिए, एक सीधा सा मसला ये है, आप उन्हीं विश्व की बात कर रही हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी असम की लोकल बॉडीज कह चुकी है ऊपर शीर्ष नेतृत्व को कि हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में अगर अगला चुनाव लड़ा गया तो हम भारतीय जनता पार्टी असम में चुनाव हार जाएगी। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें हैं। मैं आपको एक बात समझाता हूं। राहुल लाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी 2019 में हुई, उसमें 19 लाख लोग हुए। तो 19 लाख जब आपने क्लासिफाई कर लिए, जब आपको पहचान हो गई, आप उनको बाहर क्यों नहीं निकाल पाई? आपकी निकम्मीपन है। और अगर आपको लगता है कि आज भी घुसपैठ जारी है, तो केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, डबल डबल टिबल टिबल इंजन की सरकार होने के बावजूद घुसपैठिया आ रहा है, रह रहा है और हमारे भारतीय संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो ये तो सरकार का फेल्योर, सरकार का निकम्मापन, सरकार की नाकामी है। ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को तो कभी से नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहिए। लेकिन बात को समझ के चलिए, आने वाले 2-3 महीने बाद चुनाव है। जब हेमंत विश्व शर्मा एज ए सीएम, सबसे करप्ट अमित शाह के द्वारा कहा, मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार आएगी, हेमंत विश्व शर्मा की शारदा चिटफंड की जांच की जाएगी। और 9 अप्रैल 2016 को अमित शाह ने गुवाहाटी में एक इंटरव्यू दिया है, ऑल चार्जेस विल बी प्रोब्ड अगेंस्ट हेमंत विश्व शर्मा। तो जब वो चारों तरफ से फंस गए तो उन्होंने फिर मियां का जो एक लुआब ओढ़ लिया है, एक गिलाफ ओढ़ लिया है कि मियाओं की नफरत के पीछे हम छुप जाएं और मियाओं को और मुसलमानों को गाली देते रहे, ताकि प्रचार किया है मैंने जो बेईमानियां की, बेईमानियां की उन्होंने है, अपने बयान को लेकर के वापस से ये बात कही थी। इमरान खोखर सीधे उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। और आप सबको भी पता होगा, आचार्य अरुण कृष्ण आप भी जानते होंगे कि उनका बयान बहुत सीधा साधा था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं असम के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। आप घुसपैठियों को लेकर के इतने सारे सवाल खड़े करते हैं आप लोगों ने क्या किया? आचार्य अरुण कृष्ण, इन लोगों को बाहर क्यों ना किया जाए देश से? ये मियां खोकर का कमरा चेक करो, इनका घर, इनके घर भी 2 घुसपैठी निकलेंगे जरूर। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनके घर भी 2 घुसपैठी निकलेंगे। आप चेक करके देखो, खोकर का घर अपने घर पे रखी है। मेरा परिवार फ्रीडम फाइटर रहा है, तुम्हारे जैसे तलवे चाटने वाले लोगों का नहीं रहा है। अरे मैंने आपसे कभी फालतू बात नहीं की। चुप हो जा जिहादी, कुछ और बात कर रहे हैं। नहीं बोलिए ऐसे शब्द मत आवाज बोलिए बंद हो जाएगी, कुछ और बात कर रहे हैं। क्यों चिढ़ गए? मैंने बड़े प्यार से बात करी। अरे मैं तुमसे बोला कि इसका खोकर का घर चेक करो, इसके घर में भी 2 निकलेंगे घुसपैठी, इसके घर में भी निकलेंगे 2। आचार्य अरुण कृष्ण मुद्दे पर आइए। इमरान खोखर जरा रुकिए। अरे चुप हो जाओ, बाबा करने से कुछ नहीं होगा। अरे भौंकने से चुप हो जाओ, मेरी बारी है। हमारे घर में भी निकलेंगे 2 खोकर, खोकर के घर में भी निकलेंगे 2, खोकर के घर में भी निकलेंगे 2 घुसपैठिए।
जो टीवी पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसके घर में भी दो निकलेंगे घुसपैठी है। बात करना सीखो, करा दो जरा, करोगे दोगुनी बदतमीजी से जवाब तो इसको आतंकवादी को जरा, अभी तक सम्मान इस आतंकवादी एक को कराओ पहले। सम्मान उतारने में जब इसकी बारी थी मैं बिल्कुल चुप था, इस आतंकवादी को अरे चुप इमरान कराओ। खोकर जी और आचार्य अरुण कृष्ण जी जरा शब्दों की मर्यादा रख लीजिए। और आचार्य अरुण कृष्ण प्लीज आप थोड़ा सा टॉपिक पर आइए। इमरान खोकर के साथ पर्सनल होकर के क्या फायदा है? अब जो वो पूछ रहे हैं उसमें कुछ पूछना गलत नहीं है, लेकिन ये मैं बताऊंगी कि किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं कि 19 लाख लोगों की पहचान होने के बावजूद वो बाहर क्यों नहीं गए हैं। दरअसल तकलीफ इतनी है कि मियां क्यों कहा जा रहा है, जबकि अगला बंदा खुद आकर के ये बोल रहा है कि मियां कहा जा रहा है क्योंकि वो खुद को मियां कहलाते हैं। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बांग्लादेशी मुसलमानों को, तो बाकी लोगों को तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आचार्य अरुण कृष्ण जरा बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर घुसपैठियों को देश में रहने की इजाजत आखिरकार दी ही क्यों जाए? और जब पहचान कर लेते हैं तो सरकार से सवाल पूछने लगते हैं, और जब पहचान नहीं होती है तब पश्चिम बंगाल में सवाल उठाने लगते हैं। अभी राहुल लाल ने बोला कि कसाब को फांसी किसके शासन में हुई थी। तो अगर ये कसाब की फांसी का श्रेय कांग्रेस को देना चाहते हैं, फिर तो जो 200 हत्याएं हुई थी मुंबई में और कांग्रेस ने कायरता दिखाते हुए पाकिस्तान के सामने नाक रगड़ थी डर के मारे और रिटेलिएट नहीं किया था, तो इसका श्रेय भी उसी गांधी खानदान को जाना चाहिए। यदि कसाब की फांसी का श्रेय गांधी खानदान को जाना चाहिए, तो जो 200 निर्दोष मारे गए, 10 आतंकवादी बकायदा धड़ल्ले से घुसे और 200 निर्दोषों को मारा, और कांग्रेस अपनी दुम दबा के पीछे और चुपचाप बैठ गए आलोचना करते हुए, ये श्रेय भी कांग्रेस को जाना चाहिए। और एक बात और बोलूंगा, जानकारी नहीं है। चुप हो जा, अरे गद्दार चुप हो जा, अरे गद्दार चुप हो जा, अरे गद्दार चुप हो जा, पर्सनल कमेंट नहीं, अरे गद्दार चुप हो जा, अरे बिके हुए दरबारी चुप हो जा, अभी मेरी बारी है, जब तुझे बोलना होगा बोलियो। और गद्दार चुप हो जा, और गद्दार चुप हो जा। पर्सनल कमेंट से जरा बचेंगे राहुल लाल जी, आचार्य अरुण कृष्ण पर्सनल कमेंट से बचेंगे जरा, और आप एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। इस तरीके से दरबारी को चुप हो जाए, मेरी बारी अभी। राहुल लाल जी मैं आपके पास आऊंगी आपका जवाब लेने के लिए। राहुल लाल जी मैं आऊंगी जवाब लेने के लिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, यदि आप ये कहते हो कि कसाब की फांसी कांग्रेस के समय हुई और ये श्रेय दे रहे हैं, ये श्रेय भी कांग्रेस गांधी परिवार को मिलना चाहिए, जिसमें 200 निर्दोष मारे गए, और इस विधर्मी कांग्रेस ने आतंकवाद गढ़ने के लिए, ये जो विधर्मी अधर्मी कांग्रेस है, आतंकवाद करने की प्रपोजल लगा दी उन्होंने। अब बात आते हैं मियां मुसलमानों की। हमारे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी हैं, वो इसलिए निकाले नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में कितने ही कश्मीरी जो निवासी वहाँ के बहाना बना रहे हो यार। राहुल लाल जी आप चाहते हैं मैं आपको आईना दिखाऊं आपको, या फिर पता नहीं है, या फिर आप डिबेट में झूठ बोल रहे हैं? मैं आप दोनों का एक सेकंड में ये झूठ पकड़ करके बता सकती हूँ क्यों नहीं हो रहा है ये, क्योंकि फॉरेन ट्राइब्यूनल में सब कुछ चल रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है ये। राहुल लाल जी, इमरान खोकर जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर इस तरीके से दर्शकों को मत भटकाइए, वो भी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे फिर इस लिहाज से। मीनाक्षी जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक लड़ाई लड़ने कौन जाएगा? वहाँ पे कमजोर पैरवी कौन कर रहा है वहाँ पे? भैया बताइए, वकील भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा वकील भेजने का काम किसका करना है? इस देश में बैठा एक दीमक मारा जाएगा, इस देश का एक दीमक, एक गद्दार निकाला जाएगा। सरकार भी 19 लाख दीमक है, पहचान हो रही है। अभी SIR का बाप ही आ रहा है, SIR का बाप आ रहा है बच्चे, अभी तो SIR का बाप आ रहा है, अभी तो एक चेक होगा, एक चेक होगा। कार्य है घर में आपको है बताइए कि वहाँ पे भी SIR होना चाहिए, पूरे देश में SIR हो रहा है। सारी लोकेशन की बेटा भी रुक जाओ, आने वाला कालखंड घुसपैठियों के लिए नरक बना देंगे इस देश को हम, घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की तरफ कांग्रेस के बसाने वाले कांग्रेसी हैं, इनको बसाने वाले इनको बसाने वाला राहुल खान है, बसाने वाली इंदिरा गांधी है। और देखो राहुल लाल को भी उम्मीद भाजपा से राहुल लाल जी यही तो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। सुनिए आप दोनों सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं, मार्च 1971 के पहले उस डेट तक जो लोग आए हैं सिर्फ वही
असम के लोग कहलाए जाएंगे, वही स्थानीय निवासी कहा जाएंगे, उसके बाद के लोग नहीं। तो ये कौन लेकर के आया है मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं बार बार कि राहुल लाल जी, मैंने बताया कि फॉरेन ट्राइब्यूनल में ये पूरा केस पड़ा हुआ है और लड़ने वाला कौन है? कपिल सिब्बल। वो नाम आप भूल जाते हैं, आपको वो नाम याद नहीं रहते हैं कि कौन लड़ रहा है। आपको एसआईआर से दिक्कत हो जाती है, आपको एनआरसी से दिक्कत हो जाती है, एसआर हो रहा है तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है, बेदखली हो रही है तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है। और हाल फिलहाल का बयान क्या था उनका? क्या बयान दिया गया था? यही दिया गया था कि एसआर में जब इतने लोगों के नाम कटे तो एसआईआर होने दीजिए, और ज्यादा लोगों के नाम कटेंगे। वकास वारसी जी, क्या ये सच नहीं है कि मियां बांग्लादेशी मुसलमानों को कहा जा रहा है और उसके आधार पर ये हिंदू मुस्लिम बेमतलब का हो रहा है, जबकि घुसपैठियों पर तो एक सुर सबका होना चाहिए कि भाई निकालिए इन्हें? वकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, Am I audible now? मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए बोलिए। हाँ, मीनाक्षी जी, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बेमतलब का हिंदू मुसलमान हो रहा है। जब एसआर और एसआईआर में असम के अंदर सबसे पहले होने पे हर भारतीय मुसलमान ने अपना समर्थन दिया और उस पर किसी भी तरह का एजिटेशन नहीं किया, तो ये कौन सी राजनीति है? और मैं तो कहूंगा कि सबसे आसान राजनीति है कि जब चुनाव आने वाला हो तो मुसलमान को अपराधी बना के कटघरे में खड़ा कर दीजिए। क्या असम का किसान मुसलमान, क्या वो भी अपराधी है? क्या वो भी घुसपैठिया है? क्या असम का जो गरीब तबका है भारतीय मुस्लिमों का, क्या वो भी अपराधी है? क्या वो भी घुसपैठिया है? उनकी क्या खता है? उन्होंने तो एसआईआर और आईआर को क्वालिफाई करने के बाद उनके नाम बचे, तब वो आज हैं। और आज जब एक पूरे समुदाय को अपराधी बना देंगे, सीएम चीफ मिनिस्टर जैसी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे संवैधानिक पद पे बैठ के, तो क्या सारा गरीब मुसलमान, क्या सामान्य भारतीय मुसलमान अपने आप को अपराधी नहीं मानेगा? कैसे जब एक समुदाय को आप कितने % भारतीय जानते हैं कि क्यों नहीं कहा बीच में घुस गए भैया? तुम बात घुसपैठी क्यों रही है ना यहाँ पर? तुम काहे को अपराधी बन रहे भैया? इसका मतलब तुमने खोकर की तरह अपने घर में 2 घुसपैठिया आपने भी रखे हुए क्या? जैसे खोकर ने 2 घुसपैठिए रखे हुए आपने भी रखे हुए क्या? आप अपराधी क्यों कर रहे भैया? अपराधी वो होगा जो घुसपैठ करके आया है, अपराधी वो होगा जिसने भारत भूमि के संसाधन खा रहा है, अपराधी वो होगा इस भूमि को खा रहा है, अपराधी वो होगा जो गैर कानूनी ढंग से हमारे देश को घुसा है, अपराधी वो होगा जिस मुसलमान ने आधार कार्ड होंगे। आप क्यों अपराधी फील कर रहे हो? मैं एसआईआर क्लियर किया हुआ, आप अपराधी कर रहे हो भैया? अरे एसआईआर का व्यापार है, अभी एसआईआर का आपको भी आ रहा है, एसआईआर का व्यापार है। एक घर, एक फ्लोर, एक कमरे चेक होंगे। अभी देखते रहिए आने वाले कल में जितने भी घुसपैठिए हैं, जितना भी आप अपने भ्रम की दुनिया में रहिए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूँ आचार्य जी, मैं कह रहा हूँ अगर असम की समस्याएं हैं, देखना आप आने वाला कालखंड घुसपैठियों को भयानक बना देंगे। ठीक है, अगर असम की समस्याएं हैं तो उनका हल रोजगार से, शिक्षा से, इंसाफ से है, और सारे किसानों को भी नरक बनाने से नहीं हो सकता किसी भी समस्या का हल। हम भारतीय मुसलमान हैं, न डरे हुए हैं न चुप हैं। हम संविधान को मानते हैं देश के, और संविधान के सारे ही सवाल पूछते रहेंगे, संविधान के सारे खड़े होंगे, संविधान के सारे अपनी बात रखेंगे। इन घरों के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या कश्मीर के कितने घर निकले हैं, जिनके घरों से बांग्लादेशी रोहिंग्या निकाले गए? उन्होंने घर में पाल रखा था, बाकायदा ऐसे नेक्सस चल रहे हैं मुसलमानों के, तो इनके आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड बना रहे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है ना। अभी आपके चिंता न करो, आने वाले कालखंड हमारे यहाँ नहीं है, ये धरती नरक बना देंगे घुसपैठियों के लिए। आप देख रहे हो, हाउस हेल्प के नाम पे बांग्लादेशी रोहिंग्या रखते आए, तकलीफ आपको है, हमको नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए। ये तो अभी आगाज है, एसआईआर तो आगाज है, अभी तो अंजाम बड़ा भयानक होगा। बहुत अच्छी बात है, हर भारतीय मुसलमान आगे भी सरकार के साथ है, हर प्रक्रिया के साथ है। क्यों परेशान है? उसको छाटेंगे, सोना कितने रुपए किलो पहुंचा? छाटेंगे। सनातन हिंदू धर्म का गद्दार है। आचार्य जी, सोना कितने रुपए किलो पहुंचा? क्या बेटा, तुम्हें अपराध क्यों हो रहा है भाई? कितने रुपए में रखे क्या अपने पास? तुम्हारे कमरे में घुसपैठी है क्या? आपको अपराध बोध क्यों हो रहा है भाई? खोकर को तो अपराध बोध इसलिए हो रहा है भाई, राहुल खान को अपराध बोध तो इसलिए हो रहा है, जो गद्दार है उनका, खोकर को इसलिए हो रहा है
क्योंकि उसने घुसपैठी रखे हुए हैं। आप तो बड़ी आदमी पड़ती है ना, आप महंगाई अच्छे का आदमी क्या हाल तो है? क्या हुआ? अरे अरे महंगाई आप का तो क्या कल हाल है? अच्छे आदमी तो आपको क्या हुआ? ठीक है आप ना? रंग में आ गए क्या अपने आज? अरे आपको अपराध ठीक है बोध ना? क्यों रहा? आपके घर में भी घुसपैठी है क्या? जैसे खोकर के बुखार घर में तो नहीं है, है आपको आज? राहुल गद्दार के घर में है। आप तो बड़ी आदमी हो, आप अच्छी बातें करो। आपको क्या हो गया यार? मैं कह रहा आप हूं कौन कि सा हर भारतीय मुसलमान नहीं, जब आपको क्या हो गया? सरकार की हर प्रक्रिया के आपको साथ क्या हो गया? साथ दे आपको रहा कौन से है। नफरत के कीड़े ने रात को काट लिए सोते हुए? नहीं नहीं, साथ देना भी आपको चाहिए, कौन से क्योंकि नफरत के कीड़े ने काट लिए? क्योंकि अगर असम के अंदर कोई सा भी काम हो रहा है, कोई सी भी विकास योजना लाई जा रही है, तो ये कोई हिंदू मुसलमान देख करके नहीं लाई जा रही है। वर्तमान सिचुएशन यही है कि 35 राज्यों में से 12 ऐसे 35 जिलों में, असम के अंदर 35 जिले हैं और उन 35 जिलों में 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सब कुछ देख करके काम नहीं हो रहा है। अगर असम में कोई सी भी योजना आ रही है तो सबके लिए आ रही है, पुल बन रहा है या औद्योगिक विकास हो रहा है या सेमीकंडक्टर पर बात हो रही है, स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहे हैं। अब जरा मुझे राहुल लाल जी आप एक बात बताइएगा कि आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? आपने ये क्यों नहीं बताया? सुनिए सुनिए राहुल जी, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। आपने ये नहीं बताया कि 19 लाख लोगों को बाहर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि फॉरेन ट्राइब्यूनल में उनके केस पड़े हुए हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप यूं ही नहीं लग जाते हैं अगर इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरी बात, आपने ये क्यों नहीं बताया कि जब जब ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, घुसपैठियों की बात आती है, तो कपिल सिब्बल सबसे आगे मोर्चे पर खड़े हुए नजर आते हैं। तो आप ये तमाम बातें क्यों छिपा रहे हैं? मीनाक्षी जी, आपके सवाल का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पे अरुण कृष्ण लगातार बहुत ही बेहद गंदी भाषा का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं। मैं आप सबसे कह रही हूँ कि मैं आप कह रहा हूं कि देखिए, अगर वो अपने हाथ में लेकर अगर जाते गलत हैं। भाषा का प्रयोग अरे तुम्हें क्या बोला? तुम्हें तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। करने में मैं सक्षम तो इनसे हूं, बात कर रहा हूँ और भाई, तुम क्यों घुस रहे हो बीच में? मैं उनको पूरा जवाब दे दूंगा अपने ढंग से, क्योंकि ये भाषा ही गरिमा को गिलाना नहीं चाहता मैं। अरे फिर मैं गाली दूंगा। तुम्हारा नाम अरे मुझे भी गाली देनी आती है, तू क्या गाली देगा रे? तू क्या गाली देगा? गाली गलौज में मत आइए। तू क्या गाली देगा? राहुल लाल जी और आचार्य अरुण कृष्ण, दो कौड़ी प्लीज के कुत्ते। ये आप इस मेरी डिबेट में कम से कम ये मछली मार्केट मत बनाया करिए। आप लोग मुद्दों पे आएंगे, जितनी ज्यादा आपकी बातें होंगी उतनी बातों की वो सार्थकता निकल करके सामने आएगी। दर्शक भी समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। ऐसा में आपकी तू आपसी जो आपकी कलाएं है उसमें कोई कुछ नहीं समझने वाला। अब आइए राहुल लाल जी और बताइए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए कि ये सच क्यों देश से छिपाया जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि मुक्ति संग्राम के बाद सबसे ज्यादा लोग इधर आए हैं, असम आए हैं, तो उनमें घुसपैठिए किस तरीके से 1971 के बाद आए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप वो तमाम चीजें रखें, वो चीजें बताएं जो दर्शकों के लिए भी जानना अच्छा रहेगा और जो सच है। मीनाक्षी जी, मैं तो पूरा सच ही रख रहा हूं। ये सच है कि नहीं है कि 1971 के पहले वहां पे उसमें घुसपैठियों की स्थिति काफी भयावह हुई, इसीलिए तो उस समय जो है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए और बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था उस समय विदेश नीति में। लेकिन 2013 से 2000 गांधी का किया सबसे बड़ा पाप है। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा पाप है किया हुआ। इंदिरा गांधी का किया सबसे बड़ा पाप है बांग्लादेश बनाना। मैं इंदिरा गांधी का किया हुआ सबसे बड़ा मीनाक्षी जी, मैं इस घटिया किस्म के लोगों के साथ में डिबेट नहीं करता। ये कौन है घटिया आदमी? ये घटिया आदमी कौन है? ये घटिया आदमी कौन राहुल लाल जी, है? आप सवालों के जवाब दीजिए ना। वो तो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, वो फैक्ट पे बात कर रहे हैं। अगर आप खून की वो बात पसंद नहीं आ रही तो आप घटिया थोड़ी कह देंगे। नहीं पसंद आ रही है तो उस तर्क पर तर्क दीजिए। सबसे बड़ा पाप है, इसका दंड हम आज भी भुगत रहे हैं। बांग्लादेश इंदिरा गांधी का किया सबसे बड़ा पाप है। दंश आज भी दलित हिंदू भाई मेरे बांग्ले से भुगत रहे हैं। अबे उंगली मत कर, तोड़ दूंगा तेरी उंगली में। उंगली मत कर मेरे सामने, तेरी हिम्मत नहीं होती जब तू कभी डिबेट में आता है स्टूडियो में। यहाँ तू उंगली दिखा रहा है मुझे आठाने के आदमी। यहाँ पर बात ये हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा पाप था बांग्लादेश बनाना। इंदिरा गांधी का किया सबसे बड़ा पाप है। अरे जिस बात पर अभी तक पूरा हिंदुस्तान गुमान करते रहा, उस पर इस तरीके से लांछन मत लगाइए। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त की क्या परिस्थितियां थी, ना आप थे ना मैं थी। अब जरा आइए प्लीज मुद्दे पर आइए। बहुत कम वक्त होता है, उसमें थोड़ी बातें तो ऐसी करके जाइए जिससे थोड़ी सी सार्थकता निकले, थोड़ा सा उसका समझ जब हम करें तो हमें समझ में आए कि आखिरकार हुआ क्या है। मीनाक्षी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तो वो सही भाषा का प्रयोग नहीं करे, वो गलत भाषा का प्रयोग। मैं आप लोगों से तब से कह रही हूँ जब से डिबेट शुरू की हुई है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, हर दिन यही आप लोगों को बोलते रहूंगी। आप लोग अपनी इज्जत अपने हाथों में लेकर के आते हैं। कृपया अपने शब्दों का थोड़ा सा लगाम रखें। सच में राहुल खान है, मैं तो राहुल गांधी को बोल रहा हूँ। राहुल खान, राहुल लाल जी और आचार्य अरुण कृष्ण दोनों को डाउन करिए। या आप मेरे सवालों पर आएंगे नहीं, अपनी पर्सनल बातों में उलझे रहेंगे। आपकी पर्सनल चीजों के लिए नहीं है ये मंच। इमरान खोखर जी, इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब फैसले में ये कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में जिन लोगों ने प्रवेश किया, बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा।
साफ कहा कि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच राज्य में आने वाले कुछ शर्तों के अधीन 10 साल बाद ही नागरिकता दी जानी चाहिए थी। ठीक है, अब कोर्ट की तरफ से भी ये पूरा मामला आ गया है। आप लोगों ने 19 लाख लोगों को लेकर के सवाल पूछा, उस पर भी जवाब दे दिया गया है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि अगर घुसपैठिए कहीं पर है तो हमें उनसे लगाव क्यों होना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में एक बात कहता हूं कि इस देश के अंदर भारतीय नागरिक के अलावा कोई भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं से भी आया हुआ घुसपैठिया है, उसको सरकार को चिन्हित करके बाहर करना चाहिए। ये हमारा प्रथम वक्तव्य है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार की मंशा कुछ और होती है और सरकार दिखाती कुछ और है। अगर सरकार की यही मंशा है तो जिन 19 आपको कैसे पता सरकार की मंशा? ये अब नहीं, आप सरकार के सेक्रेटरी लग रहे हो। आपको सरकार की मंशा कैसे पता है, बता दो जरा। आपको सरकार की मंशा कैसे पता? खामोश बैठे बैठे सुन रहे थे। सरकार की मंशा कैसे पता भाई तुम्हें? अरे नफरती ज़ॉम्बी, तुम्हें सरकार की मंशा कैसे पता? तुम्हारे घर से क्या आपको? आपके घर से खोकर तुम्हारे घर से भी घुसपैठिए निकाले जाएंगे, इसी का दर्द है क्या आपको? सुन लीजिए ना, आपको सरकार की मंशा कैसे पता भाई? अरे सरकार की मंशा आपको कैसे पता है बताओ? आप सरकार की मंशा पे प्रश्न कैसे कर रहे हो? पहले की सरकार तो घुसपैठिए की बात ही नहीं करती थी, ये कम से कम निकाल तो रहे हैं, उस पे एक्शन तो ले रहे हैं। आपको सरकार की मंशा क्या लगती है? तुम्हारा मोमिन खेलना बंद हो जाएगा इसलिए? तुम्हारा मुस्लिम अम्मा टूट रहा है क्या? तुम्हारे घर से बात तो रख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप तर्क रखेंगे ना। पहले उनकी बात तो सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी तो समझिए कि कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। आप पहले ही जवाब दे देंगे तो वो तो समझा ही नहीं पा रहे हैं। सरकार की मंशा इन्हें कैसे पता है? अरे ऐसे नहीं होता है आचार्य, हर शब्द को पकड़ करके डिबेट नहीं हो सकती है, थोड़ा उनको आने दीजिए। किसी के बीच में बोलने खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ भी दो बात बोलने में आ जाएगी तो फिर उठपटांग बात समझ में नहीं आएगी। बोलिए इमरान खोकर। मैं आपसे फैक्ट पे बात करता हूँ। हाँ। मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। 19 जाग जिन लोगों की आपने बात कही है उनको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी ने इन्फ्लिटेटर यानी घुसपैठिए घोषित किया है। लेकिन मसला क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि एनआरसी हम लोग जब करेंगे तो इसमें से मुसलमान ज्यादा निकल के आएंगे, फिर हमारे लिए राजनीतिक पिच पे खेलना आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसका फिगर सामने आया, फिगर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट के सामने एक डिलेमा क्रिएट हो गया। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक सीए नाम का कानून लेकर आए। अब उस सीए नाम के कानून में सीमा हैदर भी आ गई, उस सीए नाम के कानून में बेगम खालिदा जिया ये भी आ गई, हमारी शेख हसीना वाजिद भी आ गई। जब इस तरीके के सामने दिखते हुए घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठ कर बिरयानी खिला रही है, तो असम के अंदर जो गरीब मुसलमान होगा, हिंदू होगा, कोई और व्यक्ति होगा, उनको वहां बाहर क्यों निकालती? लेकिन समझ के चलिए, राजनीति चुनाव आने अप्रैल के अंदर असम के अंदर चुनाव है। हाँ। और इन चुनावों में जब अपने पापों का घड़ा हेमंत बिस्व शर्मा का भर चुका है तो उन्होंने एक ही चीज सोची कि अब हमें मुसलमानों से की गई नफरत ही यहाँ से पार लगा सकती है। मुसलमानों के खिलाफ उठपटांग गुल जलूल बयान दीजिए, इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा के पास कुछ नहीं है। रामकुमार पाल जी, देखिए मैं अपनी चुनावों के लिए हो रहा है ये सब कुछ, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा इंडिया डेली से कि भारतीय मुसलमान और मियाँ बांग्लादेशी मुसलमान में अंतर करना ही पड़ेगा। जो वॉकर जी मिलाना चाहते हैं, ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। वारसी जी कह रहे हैं सही कर रहे हैं, और दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं, तो सुन लीजिए इमरान खोकर जी, आपको यही चीज पसंद नहीं आ रही थी, अब फिर आप वही कर रहे हैं। वाकर जी सुन लीजिए, आपको फैक्ट बताना पड़ेगा। वाकर जी सुन लीजिए प्लीज, घुसपैठिया बताएंगे वहाँ के गरीब मुसलमानों को। सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात रखने का मौका दीजिए, मुझे मौका कम मिला है। मैं आपको कुछ अभी कह दूं, अभी मैं आपको कोई पंडा कह दूं, अरे मुझे मौका तो दीजिए बोलने का। अगर मैं वहां पे सुशोभित आप ही बोलना चाहते हैं। देखिए, मैं इंडिया डेली के श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा कि लियाकत अली नेहरू समझौता क्या था। आप मेरे अल्पसंख्यक को संभालेंगे, मैं आपके अल्पसंख्यक को संभालूंगा। ये लियाकत अली और समझौता था। और अभी हमारी मीनाक्षी जी ने कहा कपिल सिब्बल, तो राहुल लाल से पूछना चाहूंगा, जमाते इस्लामी उठ सुट सुप्रीम कोर्ट किसके पैसे में जाती है? हलाल जो भारतीय हिंदुस्तानी और हिंदू लोग देते हैं हलाल टैक्स, इसके ऊपर जाती है। इस पे भी ध्यान देना चाहिए राहुल लाल जी। ये बताइए, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि हलाल क्या है, हलाल क्या है, हलाल का टैक्स क्या है, हलाल की कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये भी देश को बताइए। उठ छूट जमात इस्लामी चली जाती है, अपने बाप दादा की कमाई लेके जाती है। हलाल कहाँ से वसूला जाता है? स्वामी जी आप भी ध्यान दीजिए हलाल पर। और दूसरी बात, लियाकत अली समझौता पढ़ लीजिए कि क्या था। अल्पसंख्यक को सुरक्षा देना,
ये नेहरू और लियाकत अली के बीच समझौता था, उसका पालन होगा और करना पड़ेगा। लेकिन आपको मियां बांग्लादेशी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान में अंतर रखना चाहिए। ये दोनों को भेद मत करिए, इसको मिक्स मत करिए, देश में आग मत लगाइए। जितनी जवाबदारी हमारी है उतनी जवाबदारी आपकी भी है।